सीरीज पैरेलल नजर आ जाता है। अगर सीरीज पैरेलल नहीं नजर आता तो उस केस में हम व्हीटस्टोन ब्रिज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सर ये आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? सुनिए, ये आपके पास एक 5 रेजिस्टेंस और 4 टर्मिनल का अरेंजमेंट है। ब्रॉडली आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें 4 टर्मिनल होंगे और इन जनरल इसमें 5 रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, इन जनरल। और इन 4 टर्मिनल के अंदर 2 जो टर्मिनल होंगे वो 2 टर्मिनल से जुड़े होंगे और 2 जो टर्मिनल होंगे वो 3 टर्मिनल से जुड़े होंगे। टर्मिनल्स बोल दो, नोड्स बोल दो, ऐसे बोल दो, जंक्शंस बोल दो, एक ही बात है बेटा। सर ये वाली बात क्या है, वापस से बोलना। बोलता हूं बेटा, बोलता हूं। एक बार एक डायग्राम से देखो। सबसे पहले मेरे पास एक टर्मिनल ये रहा, दूसरा टर्मिनल ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। ये 4 टर्मिनल है। 4 टर्मिनल बोल दीजिए, जंक्शन बोल दीजिए, नोड बोल दीजिए, एक ही बात है। ये दोनों टर्मिनल सिर्फ 2 जनों से जुड़े होंगे। ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा। देयर विल बी सम रेजिस्टेंस, लेट्स से इट इज R1। ये इससे जुड़ा होगा, लेट्स से रेजिस्टेंस इज R3। ये भी सिर्फ और सिर्फ 2 ही जनों से जुड़ा होगा। लेट्स से इससे जुड़ा हुआ है, लेट्स से दिस रेजिस्टेंस इज R2। ये वाला टर्मिनल इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, दिस रेजिस्टेंस इज R4। तो 2 टर्मिनल जो है वो सिर्फ बाकी 2 टर्मिनल से जुड़े होंगे, ये वाला और ये वाला। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। और बाकी जो 2 टर्मिनल होंगे वो 3 जनों से जुड़े होंगे। ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, प्लस एक एक्स्ट्रा इससे भी जुड़ा हुआ है। ये वाला भी 3 जनों से जुड़ा हुआ है, 1, 2 एंड 3। इस तरह का कोई अरेंजमेंट अगर नजर आ जाए तो बोल देना कि दिस इज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ गए? 1 2 3 4 टर्मिनल, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस इन जनरल। एंड 2 टर्मिनल ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ बाकी 2 टर्मिनल से ही जुड़े होंगे और 2 टर्मिनल ऐसे होंगे जो तीनों से जुड़े होंगे, 1 2 3 1 2 3। दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज योर व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन सुनना इस बात को, इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए ए कह रहा हूं, इस पॉइंट को मैं एक बार के लिए बी कह रहा हूं, इस पॉइंट को एक बार के लिए सी कह रहा हूं और इस पॉइंट को एक बार के लिए डी कह रहा हूं। अगर मान लीजिए कभी करंट थ्रू R5 अगर 0 हो तो हम बोलेंगे कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। लेट मी रिपीट माई स्टेटमेंट वंस अगेन। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस R5 के थ्रू गुजरने वाला अगर करंट 0 होगा तो हम बोलेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। ठीक है सर, इसमें करंट 0 कैसे हो सकता है? एक ही केस में 0 हो सकता है। किस केस में? जब C पॉइंट का और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, जब VC इज इक्वल्स टू VD। तो सर क्या हमेशा ही VC इक्वल्स टू VD होगा? नहीं, एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल कंडीशन होगी, उस कंडीशन को फुलफिल करोगे तभी आपका VC और VD बराबर होंगे, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखना VC और VD को बराबर कैसे कर सकते हैं। सुनिएगा, मान लीजिए कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम लोग एक बैटरी से जोड़ रहे हैं, एक ऐसी बैटरी जिसका EMF लेट से E, यहां से कुछ करंट आया, यहां से कुछ करंट आया। ठीक है, इस करंट में से कुछ हिस्सा इधर से चला गया I, इधर से कुछ हिस्सा चला गया, यहां से चला गया I1, यहां से चला गया I2। लेट से I1 यूं गया, इसमें करंट जा नहीं रहा तो सारा का सारा करंट इसमें से जाएगा, दिस इज I1। इसमें करंट है I2, इसमें करंट है I2 क्योंकि इधर से करंट आ नहीं रहा, करंट चला गया ऐसे। अब मेरी बात सुनना आराम आराम से, यहां से यहां ओम्स लॉ लगाओ। आप बोलोगे सर VA माइनस VC इज इक्वल्स टू I1 R1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। यहां से यहां ओम्स लगाओ तो आप बोलोगे सर VC माइनस VB इज इक्वल्स टू I1 R2,
दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया वी ए माइनस वी सी अपॉन वी सी माइनस वी बी इज R1 अपॉन R2। लेट्स से दिस माई इक्वेशन ए। ठीक है, ऐसा ही ओम्स लॉ यहां से भी लगाओ और यहां से भी लगाओ। देखो कितना आसान सा ओम्स लॉ, कौन सा बहुत बड़ा टफ टास्क है। यहां से यहां अगर मैंने ओम्स लॉ लगाया तो मैं कहूंगा कि वी ए माइनस वी डी इज इक्वल्स टू I2 R3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। यहां से यहां ओम्स लॉ लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा वी डी माइनस वी बी इज इक्वल्स टू I2 R4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना तो मेरे पास आ गया वी ए माइनस वी डी अपॉन वी डी माइनस वी बी इज R3 अपॉन R4। लेट्स से माई दिस इक्वेशन इज बी। अब बच्चों जरा गौर करना, यहां पर वी ए माइनस वी सी है, यहां पर वी ए माइनस वी डी है, लेकिन वी सी और वी डी तो बराबर ही है कि नहीं। यहां पर वी सी माइनस वी बी है, यहां पर वी डी माइनस वी बी है, लेकिन वी सी और वी डी तो सेम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्वेशन ए और इक्वेशन बी तो मोर और लेस सेम ही है। और अगर आपकी इक्वेशन ए और इक्वेशन बी अगर सेम है, अगर मैं दोनों को बराबर करूं तो मैं कहूंगा कि क्या रिजल्ट आया मेरे प्यारे बच्चों, R1 अपॉन R2 इज R3 अपॉन R4। दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस्ड। इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, मतलब इस बीच वाले तार में से करंट को जीरो होने के लिए, ये हमारी मैथमेटिकल कंडीशन है। अगर ये मैथमेटिकल कंडीशन फुलफिल करेंगे तो उस केस में हमारा इस वाले तार में से किसी प्रकार का कोई करंट नहीं जाएगा और हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। ये इतनी आसान सी कंडीशन है कि हम लोगों को हमेशा ही याद रखनी है कि R1 अपॉन R2 इज R3 अपॉन R4। अच्छी रिजल्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि R1 अपॉन R3 इज R2 अपॉन R4, कि R1 अपॉन R3 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। ऐसे याद कर सकते हो कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मुझे ज़्यादा अच्छा ऐसे लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कि R1 इंटू R4 इज इक्वल्स टू R2 इंटू R3। मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। अगर ये वाला रेजिस्टेंस, सॉरी दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस, अगर दिस रेजिस्टेंस इंटू दिस रेजिस्टेंस के बराबर हुआ तो इस वाले तार में कोई करंट नहीं जाएगा और उस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। सिंपल। तो सर कौन सा कमाल हो गया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया तो बड़ा कमाल तो हो ही गया। अगर आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया तो आप अब ऐसा कह पाओगे, मेरे ख्याल से आपने मनी मन कहना स्टार्ट भी कर दिया होगा, आप ये कह पाओगे कि सर इस वाले तार में जब करंट जा ही नहीं रहा तो इसे लगाने का कोई फायदा नहीं, हटा दो सर इसको। चलो बच्चों तुम जिद कर रहे थे तो मैंने हटा दिया। अब ये R1 और R2 दोनों कैसे हैं, सीरीज। ये R3 R4 कैसे हैं, सीरीज। तो आप मुझे कहोगे कि सर अब सर्किट ऐसा बन गया है, अब सर्किट बन गया है ऐसे, R1 और R2 दोनों सीरीज में थे तो दैट इज R1 प्लस R2। ये R3 और R4 सीरीज में थे तो लिख दिया है R3 प्लस R4। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो आपको सर पैरेलल के लिए वैसे तो फॉर्मूला मुझे याद ही है, बाकी मैं लिख देता हूँ। दैट इज R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू दिस इनटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस। लीजिए बेटा, ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया। हमेशा नहीं आएगा, सिर्फ तभी आएगा जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो। तो जब भी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे तो पहले भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान काश ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो, और 99% ऑफ द टाइम भगवान आपकी सुनेगा। 1% टाइम नहीं सुनेगा, जिस 1% टाइम नहीं सुनेगा वो वाला सवाल भी हम क्लास में करेंगे। हालांकि उसके उस तरह उतने टफ सवाल के पूछने की संभावना कम रहती है, बट फिर भी हम वो करेंगे। अक्सर आपके भगवान सुनेगा। ठीक है, तो ये है हमारा अरेंजमेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज का एक अल्टरनेट डायग्राम और बनाता हूं। एक अल्टरनेट डायग्राम और है, वो डायग्राम भी बेटा हमें पता होना चाहिए। तो एक छोटा सा अल्टरनेट डायग्राम और सुन लीजिए।
कि आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट हो। जो डायग्राम लास्ट वाला था बड़ा वही डायग्राम ये है, डिफरेंट नहीं भाई। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। अगेन एज यू कैन सी दैट कि 1 2 3 4 4 टर्मिनल है, ये 2 जनों से जुड़ा हुआ है, ये 2 जनों से जुड़ा हुआ है, ये 3 से जुड़ा हुआ है, A से B से B और D से B, ये भी 3 से जुड़ा हुआ है, A से B से और C से। और आप जानते हो कि इसमें करंट ना गुजरे उसके लिए VC इक्वल्स टू VD, और उसके लिए हम लोगों ने मैथमेटिकली कंडीशन निकाली है कि अगर R1 इंटू R4 अगर R2 इंटू R3 के बराबर हो गया तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा, इसमें से करंट नहीं गुजरेगा तो ये दोनों सीरीज फिर आपस में दोनों एक दूसरे के पैरेलल। तो डायग्राम बेटा तुम समझ गए, ठीक। तो ये अल्टरनेट डायग्राम है, दिस इज योर। चलिए बच्चों सवाल करो। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह का अरेंजमेंट है, ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, ये आपके पास A एंड B। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो देखिए क्या ये सिंपली सीरीज पैरेलल है? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं, ये तो सर सीरीज पैरेलल जैसा नजर तो नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगर सीरीज पैरेलल जैसा नजर नहीं आ रहा तो क्या करें क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, 1 2 3 4 टर्मिनल है, ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये 2 से जुड़ा हुआ है, ये 3 से जुड़ा हुआ है, ये 3 से जुड़ा हुआ है, सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब क्या करना है? प्रार्थना करनी है, हे भगवान काश ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो। अक्सर सुन लेगा भगवान। 5 इंटू 6 30, 10 इंटू 3 30, R1 इंटू R2 सॉरी बेटा R1 इंटू R4 इज R2 इंटू R3। और जैसे ही आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हुआ, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस हुआ, इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर से कोई करंट ही नहीं गुजरेगा, और इसमें से अगर करंट नहीं गुजरेगा तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने रूट 17 ओम लिखी है इसलिए थी, क्या फर्क पड़ता है कितना ही हो। अब आप कह सकते हो कि ये 5 और 3 कितना हो गया? 8, ये 10 एंड 6 कितना हो गया? 16। सर मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है। बेटा दोनों तो पैरेलल हैं, आर इक्विवेलेंट निकालना तो ऐसे लिख सकते हो कि 1/r इक्विवेलेंट इज 1/8 प्लस 1/16, और ऐसे भी लिख सकते हो दैट इज 8 इंटू 16 अपॉन 8 प्लस 16, आई थिंक दैट इज 16/3। ये आपका आ गया आर इक्विवेलेंट, ये आ गया आपका आर इक्विवेलेंट। एक और सवाल चलिए बच्चों अगला सवाल। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह का सर्किट है, इस तरह का सर्किट है, ये 100 ओम, ये 100 ओम, ये 200 ओम और ये आपका 100 ओम। इस 100 ओम के साथ पैरेलल में मैंने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है R, और इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को मैंने एक ऐसी बैटरी से जोड़ रखा है। लेट से उस बैटरी का EMF मुझे दिया हुआ है लेट से 200 वोल्ट। यहां बीच में एक रेजिस्टेंस है लेट से 25 ओम का।
हमें बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर दिस अननोन रेजिस्टेंस सो दैट करंट थ्रू 25 ओम इज 0। तो सवाल बड़ा बहुत ही क्लियर सा है, फाइंड आर सच दैट करंट थ्रू 25 ओम इज 0। 25 ओम में से करंट 0। अब 25 ओम में से करंट 0 होने के लिए ऑफ कोर्स यहां का पोटेंशियल सेम आना चाहिए। चाहे तो हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे बच्चे बोलेंगे सर जब इस वाले तार में करंट नहीं गुजरना चाहिए, सो ऑफ कोर्स दिस इनटू दिस शुड बी इक्वल टू दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। ये क्या है? तो आप बोलते सर ये कुछ खास बात नहीं, ये 100 और R का रिजल्टेंट। 100 और R अगर पैरेलल में होंगे तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज 100 इंटू R अपॉन 100 प्लस R। अगर हम चाहते हैं कि 25 ओम के अंदर से कोई करंट ना गुजरे, देन ऑब्वियसली वांट दैट कि दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस। हमारे पास आ गया 100 इंटू 100 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, दैट इज 200 इंटू 100 R अपॉन 100 प्लस R। मेरे पास आ गया 50 इज इक्वल्स टू 100 R अपॉन 100 प्लस R। आई थिंक बेटा R कम्स आउट टू बी 100 ओम्स। ये हमारा आंसर आ गया। तो सिंपल सा ही सवाल है, और वो भी बड़ा व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब एक बहुत ही बेसिक सा ही सवाल है, हमने कोई इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेट नहीं किया। चलिए एक और देखते हैं, एक डायग्राम और देखते हैं, है ना। सवाल नहीं है, डायग्राम मान के चलो कि ये तो एक तरह से डायग्राम है, डायग्राम से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे मान के चलो आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट है, और इस पूरे अरेंजमेंट को मैंने एक बैटरी से लगा रखा है जिसका EMF E है, रेजिस्टेंस सारे के सारे R है, रेजिस्टेंस सारे के सारे R है। सवाल है फाइंड करंट इन ईच वायर। बड़ा हर तार के अंदर करंट निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। और ये सर्किट देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, अजीब सा लग रहा है तो हम इसे हमारी सहूलियत से चेंज भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचना कि सर ये वाला आर, ये वाला आर, ये वाला आर सीरीज में, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं सर, सीरीज में होनी चाहिए, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं सर, ऐसे एंड टू एंड, ये खत्म ये शुरू, ये खत्म ये शुरू। बेटा सीरीज में होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एंड टू एंड जरूरी नहीं था, ये भी जरूरी था कि जितना करंट इसमें वही करंट इसमें। अब दोनों में करंट सेम हो ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि इस तार से करंट आ भी सकता है, जा भी सकता है, आई डोंट नो। तो ये सारे सारे सीरीज में नहीं है, तो सर कैसे होगा? हो जाएगा। इस पॉइंट को एक बार के लिए ए बोल दो, इस पॉइंट को एक बार के लिए बी बोल दो, इस पॉइंट को एक बार के लिए सी बोल दो, और इस पॉइंट को एक बार के लिए डी बोल दो, और वापस से रीड्रॉ कर लो। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी, और ये रहा आपका डी। ए से सी तक रेजिस्टेंस है आर, अच्छी बात है। सी से डी तक रेजिस्टेंस है आर, डी से बी तक रेजिस्टेंस है आर, बी से सी तक रेजिस्टेंस है आर। एक बच गया बेटा कौन सा? ये वाला। ए से डी तक रेजिस्टेंस है आर, और ए और बी को हम लोगों ने, ए को बैटरी के हायर वोल्टेज से जोड़ रखा है और बी को बैटरी के लोअर वोल्टेज से जोड़ रखा है, और ये जो EMF है ये हमारे पास E है। फेयर एनफ। अरे बेटा ये भी R है, ये भी R, पता लग गया, ये तो व्हीटसम ब्रिज है।
तो जब भी कल को अगर इस तरह का सर्किट आए, एक बार तो करके देख लिया अपन लोगों ने, ये भी एक तरह से अल्टरनेट फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज ये है, कोई दिक्कत नहीं है, काम बन गया हमारा, तो काम बन गया। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। और इस व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जरा चेक करो कि क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। आप बोलोगे सर R इंटू आर इज ऑफकोर्स R इंटू आर, तो इस तार में किसी प्रकार का कोई करंट नहीं जाएगा, हटा भी दो इसे। C से D को जोड़ने वाले तार के अंदर किसी प्रकार का कोई करंट नहीं जाएगा, 0 लिख देते हैं। अब तो बहुत सिंपल, ये वाला R और ये वाला R 2R, ये वाला R और ये वाला R कितना 2R, 2R और 2R दोनों कैसे हैं पैरेलल, तो कितना आएगा R। तो कुल मिलाकर 1/R इक्विवेलेंट इज ये वाला 2R और ये वाला 2R, तो आप कह सकते हो कि 1/2R प्लस 1/2R, आई थिंक R इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी R इक्विवेलेंट अगर R है तो करंट की वैल्यू आएगी E/R, करंट की वैल्यू आएगी E/R, ठीक है। यहां रेजिस्टेंस और यहां रेजिस्टेंस बराबर है, तो आधा करंट यहां से आधा करंट यहां से, बोल देना कि सर यहां से करंट गुजरेगा E/2R, यहां से भी करंट गुजरेगा E/2R, और बाकी E/2R यहां से गुजरेगा, E/2R यहां से, E/2R यहां से। दिखा दो बेटा, A से C तक करंट है, A से C तक करंट है E/2R, C से B तक करंट है E/2R, होना ही चाहिए बेटा, इधर तो करंट जा नहीं रहा, तो ये E/2R यूं चलते 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 ऐसे आएगा। दिस करंट ऑल्सो कम्स आउट टू बी E/2R। आगे देखिए, A से D तक, A से D तक करंट है E/2R, तो लिख देना कि दिस करंट इज E/2R। E/2R यहां से आया, वही E/2R यहां जा नहीं सकता, यहां गया है, दैट इज E/2R। इधर से E/2R आया, इधर से E/2R आया, कुल मिलाकर वापस से आपका करंट हो गया E/R। तो हमने बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से करंट निकाल लिया हर तार के अंदर, और भगवान की दया से ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज था। अच्छी बात है, और जैसे मैंने कहा कि हम तो हमेशा ही ये उम्मीद करेंगे कि भगवान हमारी सुनेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा आपके बैलेंस हो। चलिए बच्चा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये थे हमारे सीरीज, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज। किसी भी सवाल को करने के लिए ये सीरीज, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, सॉरी जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए प्री रिक्विजिट हैं। ये आते होंगे तो हम सवाल बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सवाल हम ऑल टफ करेंगे, लेकिन पहले बोल दूं, सीरीज, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे लिए बेसिक है। जो भी होना होगा वो आराम से इसके इर्द गिर्द हम सारी की सारी कहानी घुमा लेंगे इन सीरीज, पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज से, ठीक है। तो एक सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले आपसे एक छोटा सा मैथमेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हो सकता है कि बेटा आप लोगों ने मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में यह वाला सवाल या तो किया हो, या तुम हो सकता है कि डिफरेंशिएशन में करोगे। मैं भी हिसाब से पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हो, y इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर e रेज टू पावर e रेज टू पावर e रेज टू पावर इनफाइनाइट टाइम्स और आखिर में x। कोई इस तरह के सवाल के लिए हमसे ये पूछ ले कि बताओ dy/dx क्या होगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को आइडिया हो कि कैसे होगा। जिनको आइडिया नहीं, मैं बता रहा हूँ, e रेज टू पावर इनफाइनाइट टाइम्स और फिर आखिर में x। मुझे इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो एक काम करो, इन इनफाइनाइट ईज में से एक ई को छुपा लो। अब क्या बचा? आप बोलोगे सर अब भी तो इनफाइनाइट टाइम्स ई बचा और आखिर में एक्स। अगर एक ई को छुपा भी लूंगा, जब ई को नहीं छुपा रखा था तब भी इनफाइनाइट ई थे, फिर आखिर में एक्स था। एक को छुपा लिया तब भी तो इनफाइनाइट ई है, इनफाइनाइट में से एक घटा तो क्या बचेगा? इनफाइनाइट बचेगा। तो ये जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आप इसको बोल सकते हो कि सर अगर मैं एक ई को अगर छुपा लेता हूं तो बाद में जो एक्सप्रेशन बचा है वो भी एक तरह से वाई ही है, एक तरह से वाई ही है, बिल्कुल। और इसके बाद इसको डिफरेंशिएट वगैरह करते हो कि बड़ा ठीक है, ऐसा मैथ्स में पढ़ी लोगे, एक तरफ सॉरी दोनों तरफ से लॉग लॉग वगैरह वगैरह कर सकते हो। ये मैंने आपको हिंट दिया है, ये मैंने आपको हिंट दिया है। अब सवाल सुनिए। सवाल इस तरह से,
इस तरह से मेरे पास एक बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का एक अरेंजमेंट है, बहुत सारे क्या बेटा, बहुत ही क्लियरली कहूँ तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है। ऐसी बेटा इनफाइनाइट लेडर्स हैं, मैं इसको लेडर बोल रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर लेडर जैसे दिख रहे थे ना इसलिए। और सारे के सारे रेजिस्टेंस एक जैसे से ही हैं, ये भी आर है, ये भी आर है, सारे आर है। ठीक है, सारे आर हैं। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है। ठीक है, और हमारा सवाल है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, निकाल लेंगे, सब कर लेंगे, सब कर लेंगे बंदा। अब हम क्या करेंगे, एक चीज नोटिस करो बेटा कि ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेडर्स हैं और सब में रिपीटेशन है, सब में रिपीटेशन है। तो सर रिपीटेशन है तो मेरे पास एक प्लान है, इस पॉइंट को C बोल दो और इस पॉइंट को एक बार के लिए D बोल दो, और एक बार के लिए आप लोग एक बार ये छुपा लो, ये छुपा लो, इतना छुपा लो, और इस C और D के आगे जो अरेंजमेंट है उसको देखो। तो मेरा कोई भी समझदार बच्चा है ना, वो कहेगा कि सर जैसा A और B के आगे अरेंजमेंट नजर आ रहा था वैसा ही अरेंजमेंट C और D के आगे नजर आ रहा है। इसके आगे भी इनफाइनाइट लेडर्स थी, इसके आगे भी इनफाइनाइट लेडर्स है। सर एक कम है बेटा, इनफाइनाइट में से अगर एक घटाओगे तो इनफाइनाइट बचेगा। तो इसके आगे भी इनफाइनाइट लेडर्स हैं और इसके आगे भी इनफाइनाइट लेडर्स हैं। और तो और जैसे रेजिस्टेंस A और B के अक्रॉस है वैसे ही C और D के अक्रॉस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रेजिस्टेंस A और B के अक्रॉस है वही रेजिस्टेंस C और D के अक्रॉस है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि AB के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है लेट से इट इज R इक्विवेलेंट, और मुझे ये R इक्विवेलेंट निकालना है। अगर मैं इस एक लेटर को छुपा भी दूं तो इसके आगे जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा है जैसा A और B के अक्रॉस था। तो मुझे ऐसा लगता है कि C और D के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो भी R इक्विवेलेंट ही है, R इक्विवेलेंट ही है, एग्जैक्टली R इक्विवेलेंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सुनो, मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये A, ये R, ये R, ये R, ये B। ये जो C और D के आगे जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स हैं उन सबको मैं एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं, एंड दैट इकलौता रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस CD। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस CD तो वही R इक्विवेलेंट है जो AB के अक्रॉस है, तो मैंने उसको R इक्विवेलेंट लिख दिया। अब देखना ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, फिर ये तीनों कैसे हैं, सीरीज। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज बेसिकली R इक्विवेलेंट इंटू R अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R। नीचे R तो है ही बेटा, और ये आपका रहा A और B। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस AB, तो मैं कहूंगा ये तीनों सीरीज में है, दैट इज 2R प्लस R इक्विवेलेंट इंटू R अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R। लेकिन AB के अक्रॉस तो रेजिस्टेंस कितना है, वही R इक्विवेलेंट जो मुझे निकालना है। जो CD के अक्रॉस R इक्विवेलेंट था बेटा वही आपके AB के अक्रॉस R इक्विवेलेंट।
बन गया हमारा काम। तो छोटी सी बेटा क्वाड्रेटिक बनेगी, कर लेंगे उसको सॉल्व। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना कौन सा हमारे लिए टफ काम है बेटा, देखना जरा आर इक्वलेंट प्लस आर से मल्टीप्लाई करना, तो 2r इंटू आर इक्वलेंट प्लस 2r का स्क्वायर प्लस आर इक्वलेंट इंटू आर दैट इज इक्वल्स टू आर इक्वलेंट का स्क्वायर प्लस आर इक्वलेंट इंटू आर। आर इक्विवेलेंट का जो स्क्वायर है उसमें क्वाड्रेटिक बन गई है, ये लीजिए ये क्वाड्रेटिक बन गई। ओ सॉरी, ये आर इक्वलेंट इंटू आर, आर इक्वलेंट आर तो कैंसिल हो जाएगा, और आर इक्वलेंट की क्वाड्रेटिक को मैं सॉल्व करूंगा तो दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2r स्क्वायर अपॉन 2। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है आर प्लस माइनस बड़ा आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर बड़ा कितना हो गया √3r। बड़ा नेगेटिव तो आर इक्विवेलेंट हो नहीं सकता, सो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई है √3 प्लस 1 इंटू आर। ये हमारा आंसर आ गया। तो जो ए बी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो आपका आर इक्विवेलेंट प्लस 1 इंटू आर है। वो अलग बात है कि बेटा सी डी के अक्रॉस भी रेजिस्टेंस आपका आर इक्विवेलेंट प्लस 1 इंटू आर ही आएगा। तो ये आपका आंसर है, बढ़िया आंसर है। मैंने हालांकि इसको पूरे पूरे स्ट्रक्चर को उस तरह से बताने की कोशिश की जैसे आपने हल्का फुल्का मैथ्स में पढ़ रखा हो, मैंने काफ़ी हद तक वैसे समझाने की कोशिश की। ठीक है, समझ में तो आई जाओ बेटा। एक बार कैलकुलेशन जरूर आप लोग चेक कर लेना। आर बेटा आर इक्विवेलेंट इंटू आर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर बेटा 2r प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू आर अपॉन, ठीक है बेटा मैंने आर इक्विवेलेंट प्लस आर को मल्टीप्लाई किया तो 2r आर इक्विवेलेंट प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट इंटू आर इज इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस आर इक्विवेलेंट बेटा क्या हो गया कैंसिल, आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस 2r आर इक्विवेलेंट 2r स्क्वायर। बिल्कुल बढ़िया लग रहा है तेरा, ठीक है। अच्छा चलिए एक सवाल और कराता हूँ, बड़ा सवाल बाद में, मैं उससे पहले आपको एक छोटी सी चिन्नी सी एक मैथमेटिकल बात और सिखाता हूँ। सिखाता का क्या हूँ बेटा, तुमने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा होगा, हो सकता है कि इस साल भी आपको एमटी सर वाली बात पढ़ा दी हो, है ना। मैं भी बताता हूँ, है ना, आपने पढ़ तो रखा होगा लेकिन मैं भी इसको बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये कोई इनफाइनाइट जीपी है, 2 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स। ये इनफाइनाइट जीपी है। इनके समेशन वगैरह तुमने कुछ न कुछ फॉर्मूले सीखे होंगे। जो पहली वाली टर्म है उसको आप मेरे ख्याल से ए लिखते होंगे, जो कॉमन रेशो है बड़ा उसको आपने हाफ लिख दिया होगा, और समेशन बड़ा आप लोगों ने शायद एक फॉर्मूला याद कर रखा होगा a अपॉन 1 माइनस आर, बड़ा मेरे ख्याल समेशन कितना आएगा 4। ये आपने सब सीख रखा होगा एपीजीपी के अंदर। मैं ना इसको एक स्टाइल से और सोच रहा हूँ, अगेन आपने कभी कभी सुन भी रखा होगा, है ना, सरणी बता रखा होगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक काम कर, इस 2 को छुपा ले भाई, इन सब का जो समेशन है ना वो s है और मुझे s निकालना है, मुझे इन सब का समेशन निकालना है। 2 प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस, मुझे इस सब सब निकालना है। उस सम को मैंने s लिखा, मुझे s निकालना है। एक काम कर, 2 को छुपा ले, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4, ये क्या होगा? तो कोई भी समझदार बच्चा होगा ना वो कहेगा कि सर ये जो है ना ये पक्की बात है कि s/2 होगा। सोचो कैसे, s में पहली टर्म थी 2 और ये जो बाकी मैंने लिखा हुआ है इसमें पहली टर्म है 1। जो s है मतलब इन सबका जो समेशन है उसमें दूसरी टर्म है 1।
और जो मैंने 2 को छुपाने के बाद जो लिखा उसमें दूसरी टर्म है हाफ, आधे का अंतर है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें थर्ड टर्म है हाफ, और 2 को छुपाने के बाद जो थर्ड टर्म है वो है 1/4, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है इनफाइनाइट, इसको छुपा लूंगा तब भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इनफाइनाइट। बस इतना सा फर्क है कि इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर nth टर्म x है तो इसको छुपाने के बाद जो nth टर्म है वो x/2 है। तो मुझे लगता है कि ये जो सम आएगा ये s/2 आएगा, है कि नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स बराबर है लेकिन हर टर्म हाफ है। s/2 उधर गया, s माइनस s/2 इज इक्वल्स टू 2, मेरे पास आ गया s/2 इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल s इक्वल्स टू। हम ऐसे लॉजिक से भी आंसर निकाल सकते थे बेटा, हम ऐसे लॉजिक वगैरह से भी आंसर निकालते ही हैं, क्यों नहीं निकालते, बिल्कुल निकालते। आई होप यू गेट द पॉइंट। हम इस तरह से लॉजिक से भी आंसर निकाल सकते थे, अच्छी बात है बेटा। सर वो तो ठीक है, हमारे क्या काम आएगी, आएगी बेटा। देखो सुनो, नया सवाल है, r r r, ये r/2, ये r/2, ये r/2, अब ये r/4, ये r/4, ये r/4, ये r/8, ये r/8, ये r/8, ये r/16, ये r/16, ये r/16, ये r/32, 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 ये r/64, ये r/64, ये r/64 एंड सो ऑन इनफाइनाइट लेटर्स। सवाल आप जानते हो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी टर्मिनल्स के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालो। जितना बढ़िया से मैंने आपको थोड़ा सारी चीज़ें रिलेट की हैं, मुझे ऐसे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, और जब आप लोग कर लोगे मुझे तो बहुत ही खुशी होगी कि हाँ यार तुम एक सिंपल से लॉजिक से इस तरह के टफ सवालों को कर पा रहे हो। मैंने लॉजिक बता दिया, मैं बेटा मेरे से तुम और क्या उम्मीद कर रहे हो, मैंने कितने बढ़िया से लॉजिक बता दिया, अब तुमसे होना चाहिए। टेक योर टाइम, आंसर निकालो, वीडियो पॉज कर लो, उसके बाद जाके सॉल्यूशन मेरा चेक कर लेना, और आंसर मैच करना चाहिए। ईगो पे लेनी इस बात को कि यार आंसर मैच कैसे नहीं कर रहा, करना चाहिए, प्रोवाइडेड मैं सही सॉल्व करूँ, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, मान लेते हैं कि ए और बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा आर इक्विवेलेंट। अच्छी बात है। अगर मैं इस पहली वाली लेडर को छुपा लूं, अब इसके बाद जो लेडर नजर आ रही है वो, और जो एक्चुअल लेडर है वो मोर और लेस सेम ही तो है। आप बोलो सेम नहीं है, एक अंतर है। ए बी के अक्रॉस जो लेडर है उसमें सबसे पहले वाले जो लेडर है उसमें रेजिस्टेंस आर है, लेकिन सी डी के अक्रॉस जो लेडर नजर आ रही है उसमें भी नंबर ऑफ लेडर्स तो इनफाइनाइट ही है, एक घटा दोगे तो भी इनफाइनाइट बचेगी, लेकिन पहली वाली लेडर में रेजिस्टेंस आर नहीं है, r/2 है। सर अंतर तो भाई ए बी के अक्रॉस जो पूरा लेडर्स का अरेंजमेंट दे रखा है उसमें सेकंड लेडर में रेजिस्टेंस r/2 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 है, और सी डी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसमें सेकंड लेटर पर r/4 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 है। ए बी के अक्रॉस जो लेटर्स बनी हुई है उसके अंदर जो थर्ड लेटर है उसमें r/4 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 है, और सी डी के अक्रॉस जो थर्ड लेटर है उसमें r/8 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 है। सर नंबर ऑफ लेटर सेम है, लेकिन सी डी के अक्रॉस जो लेटर्स हैं उनमें और ए बी के अक्रॉस जो लेटर्स हैं उसमें अंतर तो है। ए बी के अक्रॉस nth जो लेटर होगी, n नंबर वाले जो लेटर होगी उसमें रेजिस्टेंस होगा x x x, लेकिन सी डी के अक्रॉस जो nth लेटर होगी उसमें रेजिस्टेंस होगा x/2 x/2 x/2। नंबर ऑफ टर्म्स तो बराबर है लेकिन सर रेजिस्टेंस बराबर नहीं होगा। और मेरे बच्चे लॉजिक से समझ गए होंगे कि सर पक्की बात है कि सी डी के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएगा वो पक्की बात है कि जितना ए बी के अक्रॉस था उसका हाफ आएगा, तो मैंने उसको लिख दिया R=2। तो सी डी के अक्रॉस जितने सारे रेजिस्टेंस हैं उन सबको हटा दो और एक इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, एंड दैट इकलौता रेजिस्टेंस इज नोन एज योर R=2। तो आप इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को रीड्रॉ कर सकते हो।
this one is R, this one is R, this one is R, this one is A, this one is B. इसके आगे जितना अरेंजमेंट है उसको तुम रिप्लेस कर दो एक इकलौते रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट बाई 2. अब ये दोनों पैरेलल हैं, आप कह सकते हो कि ये A है, ये R है, ये B है, ये R है और ये है R इंटू R इक्विवेलेंट बाई 2 अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट बाई 2. ठीक है. अब ये तीनों सीरीज में है, मैं कह सकता हूं कि AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया 2R प्लस R इंटू R इक्विवेलेंट अब 2R प्लस R इक्विवेलेंट एंड इट शुड बी इक्वल टू AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस. AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस तो मेरे बच्चे शुरुआत से क्या ले रहे हैं, R इक्विवेलेंट ले रहे हैं. बच्चों फिर से एक क्वाड्रेटिक बन गई होगी, हो जाएगी सोल्व. क्वाड्रेटिक तो क्यों नहीं होगी सोल्व, पक्का सोल्व होगी, कर लेंगे. मैं इसे मिटा रहा हूं यार ना. करना बेटा क्वाड्रेटिक सोल्व. 4R स्क्वायर प्लस 2R इंटू R इक्विवेलेंट प्लस R इंटू R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू 2R R इक्विवेलेंट प्लस R इक्विवेलेंट का स्क्वायर. मेरे पास आ गया R इक्विवेलेंट का स्क्वायर माइनस R इक्विवेलेंट इंटू R माइनस 4R स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0. हम बड़ा क्या आंसर है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B स्क्वायर माइनस 4 इंटू A, ये थोड़ा 1 हो गया, इंटू C अपॉन 2A. दैट आंसर कम्स आउट बी, नेगेटिव वाला रूट तो हटा देना, दैट इज R प्लस रूट 17R अपॉन 2. दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अच्छा सवाल है बच्चों और आई रियली होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है बेटा, सवाल तो टफ ही थे बट है ना, आई रियली होप आपको पल्ले तो पड़ ही गया होगा. आगे चलिए, आगे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सिमेट्रिक सर्किट्स. कोई भी अगर सिमेट्रिक सिस्टम होगा तो उसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे. अब मेरी बात को फिर से सुनना, आप लोग जे के अंदर एक्सपेक्ट करें, खास तौर से मेन के एग्जाम में एक्सपेक्ट करें कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अगर सवाल आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट से आएगा, सीरीज, पैरेलल एंड व्हीटस्टोन ब्रिज. एडवांस पे लेकिन सवाल जो है वो इनके अलावा सिमेट्री से भी आ सकता है. लेकिन मेरा एम, मैं इस सिमेट्री को बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ और आज की क्लास भी लगेगी और अगली वाली क्लास भी लगेगी सिमेट्रिक सिस्टम पढ़ने के अंदर. ठीक है, मैं बहुत ही मन लगाकर पूरे सिमेट्रिक सिस्टम पढ़ा रहा हूँ और उनके मैं रेजिस्टेंसेस निकालना सिखा रहा हूँ. लेकिन मेन एम किसी भी सिमेट्रिक सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालना हमारा नहीं है. हमारा एम है कि उस सिमेट्रिक सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालने के बहाने हम जगह जगह KCL लगाएंगे, KVL लगाएंगे, हम सर्किट को थोड़ा सा और बेटर तरह से जज कर पाएंगे, उसके कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल पाएंगे, रिजल्ट निकाल पाएंगे. ये चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू जो भी आंसर आने वाले हैं वो.
ठीक है। तो मैं पहले से इस बात को बोल दूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी सिमेट्रिक सिस्टम का हम निकाल रहे हैं, और ये आप मान के चल सकते हो कि टफ से टफ अगर कोई सवाल आएगा एग्जाम वगैरह में, इवन एडवांस वगैरह में, तो भी ये मान के चलो कि मोर और लेस अपन जो बोर्ड पर लिख रहे हैं, अपन जो बोर्ड पर लिख रहे हैं उनमें से कोई सवाल घुमा फिरा के पूछा जाएगा, रफली ऐसी अपनी उम्मीद है। लेकिन हमारा एम है ये बिल्कुल नहीं कि हम आंसर्स वगैरह निकालें, हमारा एम है उस बहाने से KCL KVL और 50 तरह बातें हम सीखें। तो मैं सवालों का लेवल बड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और समय भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा। आज का दिन तो लगेगा, कल का भी लग सकता है, ठीक है। तो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, मतलब स्टे प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलिए, मैं एक छोटे से सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर थ्योरी तो नहीं बताई, बड़ा थ्योरी है ही नहीं, बेटा सवाल है सिंपल, ठीक है, सवाल वो सीख लेंगे ना। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस। चलिए बेटा, इस तरह का अरेंजमेंट हमें गिवन है, इस तरह का हमें अरेंजमेंट गिवन। दिस इज R R R, this point is A, this point is B, this one is 2R, this one is 2R and this one is 2R, ठीक है। मैंने इसको A बोल दिया, इसे B बोल दिया। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। बेटा AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, निकालते हैं, सोचते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि एम बेटा आंसर निकालना नहीं है, एम बातें सीखना है। तो ऐसा हो सकता है कि बेटा मैं हर सवाल के अंदर ना 2-3 तरीके बताऊं। इवन जो टफ वाले सवाल होंगे उसमें भी हो सकता है कि मैं हर सवाल के साथ 2 तरीके बताऊं, कई में हो सकता है कि 3 तरीके बताऊं। तो एम बेटा बातें सीखना है, बोर मत हो जाना कि यार सर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला तरीका, इस सर्किट को देखकर आपको एक सिमेट्री तो नजर आई होगी। आप बोलोगे हाँ सर, लेफ्ट राइट सिमेट्री तो नहीं है, ऐसा नहीं कि जैसा लेफ्ट में है वैसा राइट में है, लेकिन इस एक्सेस के अबाउट सिमेट्री है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। यहाँ R तो यहाँ R, यहाँ R तो यहाँ R, यहाँ 2R तो यहाँ 2R। सर ये ऊपर नीचे वाली सिमेट्री है, लेफ्ट राइट सिमेट्री तो इसमें नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे वाली सिमेट्री तो है। अच्छी बात, अच्छी बात। अगर ऊपर नीचे वाली सिमेट्री है तो मैं इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को एक बैटरी से जोड़ रहा हूं। मैं इस पूरी की पूरी अरेंजमेंट को एक बैटरी से जोड़ रहा हूं। मान लीजिए कि उसका वोल्टेज है V और इसमें से करंट आया I करंट आया। अब मेरी उम्मीद देखो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां से करंट एंटर किया तो उसने देखा कि जैसे ऊपर सर्किट है एग्जैक्टली वैसे नीचे सर्किट है, तो इसलिए जितना करंट ऊपर जाना चाहिए उतना ही करंट नीचे जाना चाहिए। तो यहां करंट गया I1, यहां करंट गया I1, तो ऑफ कोर्स यहां से करंट जाएगा I माइनस 2I1। समझ गए इस बात को? अब मेरी बात सुनना, मैंने इस पॉइंट को C बोल दिया है और इस पॉइंट को मैंने D बोल दिया है। मुझे इतना तो नजर आ गया है कि अपसाइड डाउन साइड सिमेट्री है, लेकिन मैं अब लॉजिक्स बना रहा हूं। आखिर में तो एक बार हम लॉजिक सीख गए ना, फिर तो आपको पता रहेगा कि अब ये करना है, ये करना है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है, VA मतलब बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट A, तो करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? तो मेरे बच्चे बोले सर I1R। तो C वाले पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए मेरे बच्चे तैयार बैठे हैं कि सर VA माइनस I1R। यहां पर पोटेंशियल मान लिया VA,
रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, I1R। तो डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल बड़े आराम से लिख सकता हूं VA माइनस I1R। अरे तो वही आ गया, जो आपके सी वाले पॉइंट का पोटेंशियल वही आपके डी वाले पॉइंट का पोटेंशियल, जो सी का पोटेंशियल वही डी का पोटेंशियल। सिमेट्री से तुम डायरेक्ट बोलते हैं ना अगली बार कि सर इस एक्सेस की वॉट जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो सर सी का पॉइंट का और डी का पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगर सी और डी का पोटेंशियल सेम है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सी और डी को एक जगह ले आओ। सर एक जगह ले आओ, हाँ बेटा बिल्कुल। इन तारों को पलटाकर यहां ले आओ, यहां ले आओ। जैसे ही इस सी वाले पॉइंट को उठाकर यहां लेके आओगे तो ये वाला जो तार है बेटा वो यूं चलते चलते ऐसे आ जाएगा, और ये वाला जो वायर है वो चलते चलते ऐसे आ जाएगा। तो जैसे ही आप सी पॉइंट को और डी पॉइंट को कोइंसाइड करोगे, कोइंसाइड क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनका पोटेंशियल सेम है, और जिन पॉइंट का सेम पोटेंशियल होता है उसको तुम एक ही पॉइंट पर मान सकते हो। जैसे आप कोइंसाइड करोगे, ये आर और ये 2R तो वैसा का वैसा, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी। इसको उठा के यूं लेके आया तो यहां पर ये सी भी यहीं पे आ गया और डी भी यहीं पे आ गया। ये वाला आर तो था ही था, ये वाला आर यूं आ गया। यहां पर 2R तो था ही था, ये वाला 2R यूं चल के ऐसे आ गया। इस पॉइंट्स पर आर तो था ही, जब मैं इस सी को उठाकर यहां लेके आऊंगा, फ्लिप करूंगा तो ये वाला आर और आ जाएगा। तो हमने जैसे ही फ्लिप किया बेटा वैसे ही इस तरह का सर्किट है। ये आर और ये आर, बेटा आर ही था पैरेलल, ये आर और आर पैरेलल, ये 2R और 2R पैरेलल। वापस से बनाओ, वापस से बनाओ। वापस से बनाओ। R और R कितना हो गया, R/2। 2R और 2R कितना हो गया, R। 2R तो बेटा यहाँ पर पहले से लिखा हुआ ही है, ये बेटा आपके पास R है। अरे बेटा ये R और R कितना हो गया, R/2। दिस पॉइंट इज योर A, दिस पॉइंट इज योर B। चेक करो क्या अभी भी सीरीज पैरेलल है। आप लोगों ने नहीं सर सीरीज पैरेलल तो नहीं है, भले एंड टू एंड जुड़े हुए हो लेकिन सर ये तार और है ना सर, सीरीज पैरेलल तो नहीं है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, 1 2 3 4 4 जंक्शन है, एक जना जुड़ा हुआ है इन दो से, ये जुड़ा हुआ है इन दोनों से, और ये दोनों जुड़े हुए हैं इससे इससे। ठीक है, हम देख लिया व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान काश ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो। कहा ना बेटा, अक्सर सुनेगा भगवान। R into R is R square, 2R into R/2 is also R square। if this into this equal to this into this, इसका मतलब इस वायर में किसी प्रकार से कोई करंट नहीं जाएगा, तो हटा दो उसको। जैसे उसको हटा दिया, ये R और ये 2R कितना हो गया, 3R। ये R और ये R/2 दोनों सीरीज में कितना हो गया, 3R/2। और ये दोनों आपस में कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो आप कह सकते हो कि R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा 3R इंटू 3R/2, 3R प्लस 3R/2। आई थिंक इट कम्स आउट टू बी R। तो पूरे के पूरे अरेंजमेंट का जो R इक्विवेलेंट है वो आपके पास R आ गया। बढ़िया बच्चों, समझ गए इस बात को। हालांकि यूज बड़ा हमने किसका किया, सिमेट्री का किया, और इस तरह का सिमेट्री का यूज करके हम बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। एक और तरीका मेरे पास एक और तरीका है, और सीखेंगे कुछ ना कुछ सीखेंगे। मेरे पास बड़ा एक प्लान और है। ऐसा मान लो कि ये जो बैटरी है ना, ये 100 वोल्ट की है, और इसमें से करंट कुल मिलाकर I खींच लिया इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट में। बाय डेफिनेशन ऑफ R इक्विवेलेंट मैं कह सकता हूं कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 100 वोल्ट की बैटरी से अगर I करंट खींचा है पूरे सर्किट ने, तो R इक्विवेलेंट आएगा
कितना बेटा 100/i, कितना आएगा 100/i। चलिए मेरी बातें और सुनिए, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का 0 0 0 बड़ा, यहाँ का 100 100 100, यहाँ का पोटेंशियल आ गया 100। ठीक, जितना पोटेंशियल यहाँ, अब हम सिमेट्री का यूज कर रहे हैं, जैसा सर्किट ऊपर वैसा सर्किट नीचे, है कि नहीं? जैसा सर्किट ऊपर वैसा सर्किट नीचे। तो मैं कह सकता हूं कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां, उतना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां, तो जितना पोटेंशियल यहां का उतना पोटेंशियल यहां का। तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया है x, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना मान लिया है x। सर यहां का कितना, बड़ा पता नहीं कितना है, मैं इसको y लिख देता हूं। काश मुझे x और y पता लग जाए। सर x और y पता लग गया तो कौन सा कमाल हो जाएगा। x और y पता लग गया तो ये वाला करंट पता है, ये वाला करंट पता है, ये वाला करंट पता है, ये वाला करंट, ये वाला करंट, ये वाला करंट पता है, तो एक्चुअल करंट पता है। और एक्चुअल करंट को जैसे यहां पर लिखूंगा मेरे पास R इक्विवेलेंट पता है। ठीक है, बन जाएगा हमारा काम, चिंता मत करो। मुश्किल है लेकिन अगेन बेटा कहा ना, आसान तो सबसे पहले बताया था वो था। फिर सर ये तो कर रहे हो, बातें सीखेंगे, चीज़ें सीखेंगे। एम तो बेटा क्या है, यही KCL KVL लगाना, चीज़ें सीखना, ये एम है। अपने एम की तरफ फोकस रखते बंदो। सर x कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पर KCL लगाओ, x - 100 अपॉन r, x - y अपॉन r, x - 0 अपॉन 2r। दिस करंट प्लस दिस करंट प्लस दिस करंट शुड बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया 2x - 200 प्लस 2x - 2y प्लस x इक्वल्स टू 0। बेटा देखना कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? हाँ बेटा हो तो रहा है। मेरे पास आ गया 5x - 2y इज इक्वल्स टू 200। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सर एक से पार नहीं पड़ेगी सर, दो चाहिए इक्वेशन, x और y दोनों ने कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। सर यहाँ लगा दूँ KCL, अबे वो तो सेम इक्वेशन आएगी, जैसे इक्वेशन यहाँ पर वैसे इक्वेशन यहाँ पर, एक जैसे पॉइंट तो लगाना चाहो लगा लो, वही इक्वेशन वापस जाएगी आपके पास। इस पर लगाओ शायद KCL, लगाता हूँ। x - 100 अपॉन r, x - 100 अपॉन r, x - 0 अपॉन 2r, x - 0 अपॉन 2r प्लस, अरे यार x ने बढ़ाई y था, सॉरी गलती लिख दिया, y - 0 अपॉन r, y - 100 अपॉन r, y - 0 अपॉन 2r, गलती y - x अपॉन r, y - x अपॉन r, y - x अपॉन r 2 times and it should be equal to 0। और देखना क्या आएगा, 2y - 200 प्लस y प्लस 4y - 4x एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास बड़ा एक क्या आ गया, मेरे पास शायद आ गया 7y - 4x इज इक्वल्स टू 200। पहले क्या था बेटा, 5x - 2y शुड बी इक्वल टू 200। करना बेटा सॉल्व। मेरे ख्याल से कैसे करूं बेटा, मेरे ख्याल से ऊपर वाली इक्वेशन को तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो x गायब हो जाएगा बेटा, देखना 35y माइनस 8y, 35y माइनस 8y शुड बी इक्वल टू 1000 प्लस 800। बेटा 35y बेटा मेरे ख्याल से 27y
इज इक्वल्स टू 1800 बड़ा y कम्स आउट टू बी 200/3। चेक करना बेटा मैंने सही तो क्या, ठीक है, 200/3 वोल्ट्स बड़ा y की वैल्यू होगी 200/3 वोल्ट्स। रखना पड़ा इसको किसी में, तो x की वैल्यू देगी 5x माइनस 2 टाइम्स y दैट इज 400/3 शुड बी इक्वल टू 200। मेरे पास आ गया 5x इज इक्वल्स टू 200 प्लस 400/3 बट आई थिंक दैट इज 1000/3। अरे बेटा x की वैल्यू भी आ गई है 200/3। ये लीजिए x की वैल्यू आ गई है 200/3 वोल्ट, y की वैल्यू भी बेटा आ गई है 200/3 वोल्ट, इस x की वैल्यू भी आ गई है 200/3 वोल्ट। सर आर इक्विवेलेंट क्या है बेटा? आर इक्विवेलेंट है 100 वोल्ट की बैटरी में से कितना करंट खींचा 100/I, वो हमारा आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। सर ये करंट कैसे निकालूंगा बेटा? बहुत आसान है, 100 माइनस 200/3 अपॉन आर, दिस माइनस दिस अपॉन आर, दिस माइनस दिस अपॉन आर, या तो ऐसे लिख दो, या दिस माइनस दिस अपॉन 2r, दिस माइनस दिस अपॉन 2r, दिस माइनस दिस अपॉन 2r, दिस प्लस दिस भी आई होगा, दिस प्लस दिस भी आई होगा, जैसे आपको पसंद हो वैसे कर लो। तो अब मुझे अब आई लिखना है। आई लिखने के लिए मैंने कर दिया बेटा दिस 200/3 माइनस 0 अपॉन 2r, ये बेटा वापस से वही आएगा तो इंटू 2 कर देता हूं, प्लस ये वाला 200/3 माइनस 0 अपॉन 2r। तो करंट की वैल्यू आ गई बेटा, वहां से करंट की वैल्यू आ गई है 200/3r प्लस 200/6r। हमारे पास ये आ गया, दैट इज 6r, तो बड़ा मैं एलसीएम ले लूं और बड़ा ये 600 आ गया ऊपर, इसको यहां पर पुट किया तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है 100 अपॉन I। I को बड़ा यहां पर रखो, दैट इज, मैं इसको 100/R ही लिखता हूं, 100 से 100 कैंसिल और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है R। ऑब्वियस बात है कि ये वाला तरीका ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हमने कोई टाइम वेस्ट किया, हम सीखे बातें तो खूब सारी सीखे। कोई बच्चा बोलते सर मैं इस I को दिस प्लस दिस इक्वल टू I लिखूं, सर इससे अच्छा मैं दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस को I लिख दूं, बेटा बिल्कुल लिख सकते हो। इसमें कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर आपने ना 100 वोल्ट क्यों लिया? सर आर इक्विवेलेंट के लिए सर 100 वोल्ट लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप 200 वोल्ट ले लो। अगर आप इस वोल्टेज को 200 वोल्ट लेते तो करंट इतना नहीं आता, इसका दुगना आता, लेकिन रेजिस्टेंस आपका वही आता। अगर आपने इस वोल्टेज को 1000 वोल्ट लिया होता तो जितना करंट आया ना बेटा, पेपर ने कैलकुलेट किया है, उससे 10 टाइम ज्यादा आता। अगेन आपका आर इक्विवेलेंट तो वही आता। 100 मेरे को अच्छा लगता है लिखने में, तो मैंने 100 लिख दिया। 100 में कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान से दिखती है तो मैंने 100 लिख दिया। आप 200 लिखना चाहो 200 लिख दो, आपको 1000 लिखना हो 1000 लिख दो। इस वोल्टेज से आर थोड़ी डिपेंड करेगा, आर तो बड़ा सर्किट पर डिपेंड करेगा। तो हम बड़े आराम से इस तरह सारा काम कर सकते हैं। चलिए बेटा, ये तो एक सवाल था और मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं छुपाई है, शुरू से लेके आखिर तक सारी बात बता दी। ऐसा ऐसा तुम सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई तुमने पूछा कि सर सवाल करना कैसे, जैसे पहले तरीके से बताया था वैसे ही करना है। सर फिर ये क्यों सिखाया? बातें सीख रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेटा मैं इस बात को बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं लगभग हर सवाल के अंदर हर बात को 2-3 तरीके से सिखाऊंगा, सिर्फ इसलिए कि इन सब बातों से हमारा IQ बढ़ता है, एप्टीट्यूड बढ़ता है, चीज़ों को, सिचुएशन को देखने का नज़रिया बढ़ता है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस IQ और एप्टीट्यूड को बढ़ाने के लिए ही मैं 2-3 तरीके से कर रहा हूँ। सवाल करना मेरा एम नहीं है, सिर्फ आपके IQ को और एप्टीट्यूड को डेवलप करना ही मेरा एम है। इसलिए बेटा मैं तो बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चन को भी 2-3 तरीके से करूँगा यार, ठीक है। आपको बोरियत लगे तो आप बेटा उसको आगे बढ़ा लेना वीडियो को, ठीक है। एक और सवाल,
इस तरह का सर्किट है, ठीक है ना। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, सारे रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, सारे रेजिस्टेंस आर हैं। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। बड़ा ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ यार, बड़ा ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चलिए बेटा, मान लेते हैं कि बेटा मैंने इसको किसी बैटरी के अक्रॉस लगा दिया जिसका वोल्टेज लेट से V है। हायर एंड किसी भी तरफ लगा सकते हो, मैंने एक की तरफ हायर एंड लगा दिया तो करंट जाएगा I ऐसे। ये तो पिछले वाले सवाल से ज़्यादा सिमेट्रिक है बेटा, पिछले वाले सवाल से भी ज़्यादा सिमेट्रिक है। कैसे? इस लाइन के अबाउट जैसा सर्किट ऊपर बड़ा ये भी आ रहा है, जैसा सर्किट ऊपर बढ़ा वैसा सर्किट नीचे। इस बात का अर्थ मेरे बच्चे समझ गए कि सर अगर ऊपर सर्किट और नीचे सर्किट अगर एक जैसा है तो यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम, यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम, और जैसे यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल सेम, सर मैं फ्लिप कर दूंगा। बिल्कुल कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन मेरे को थोड़ा ठीक है, दूसरे सवाल है तो मुझे और थोड़ी बातें बोलनी पड़ेंगी। जैसे ही करंट आया, करंट के लिए जैसा सर्किट ऊपर है बड़ा वैसा सर्किट नीचे है, तो यहां से करंट गया I1, तो यहां से भी करंट गया I1। अगर यहां का पोटेंशियल VA है तो यहां का पोटेंशियल होगा VA माइनस I1 इंटू R। अगर यहां का पोटेंशियल VA है तो यहां का पोटेंशियल होगा VA माइनस I1 इंटू R। तो अगर ये वाला C पॉइंट है, ये वाला D पॉइंट है, ये वाला E पॉइंट है, ये वाला F पॉइंट है, तो C पॉइंट पर और F पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। इसी तरीके से एक सिमेट्री आपको और नजर आ रही होगी, हालांकि उस सिमेट्री का इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, और वो ये है कि जैसे सर्किट लेफ्ट से देखने पर है बड़ा वैसे ही सर्किट राइट से देखने पर है। बस फर्क इस बात का है कि यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहां पर वही करंट जुड़ रहा है। और अगर I करंट गया है तो I ही वापस आएगा। और अगर आपका लेफ्ट और राइट साइड में इस एक्सिस के वर्ड जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है, तो जिस तरह से करंट बटेगा उसी तरह से करंट जुड़ेगा। तो इस कारण से अगर ये I1 है तो पक्की बात है कि ये भी I1 है, अगर ये I1 है तो ये भी I1 है, ये अगर I माइनस 2I1 है तो ये भी I माइनस 2I1 है। हालांकि इस फैक्ट का फिलहाल कोई यूज नहीं है, एक बार ठीक है, लेकिन फिर भी सिमेट्री तो समझ गया। आगे चलिए बेटा, C का और E का पोटेंशियल सेम है, D का और F का पोटेंशियल सेम है, और अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे तैयार बैठे हैं कि सर हम तो इसको फ्लिप करेंगे। कर दो बेटा फ्लिप। अब बेटा फ्लिप करने के बाद जो डायग्राम बनेगा मैं सीधा उसको लिख रहा हूं। जैसे ही C को और E को एक जगह लाओगे तो ये R यूं आ जाएगा, ये R और ये R दोनों पैरेलल, कितना हो गया R/2। ये वाला R उठ के यूं आ जाएगा R/2, ये वाला R यूं आ जाएगा R/2, ये वाला R यहां आ जाएगा R/2, ये वाला R यहां आ जाएगा R/2। सीधा ही बना दो डायग्राम। तो आप कह सकते हो कि हाँ सर बना दो, कौन सा बड़ा टास्क, हम समझ तो गई है। तो ये R और ये R तो मैं वैसे का वैसे दिखा रहा हूं। इस पॉइंट को तुम बड़ा C भी कह सकते हो, E भी कह सकते हो, इस पॉइंट को तुम D भी कह सकते हो, F भी कह सकते हो। अब देखना, अब देखना, ये R और ये R R/2, ये R और ये R R/2, ये R और ये R पैरेलल, बड़ा कितना R/2। फ्लिप किया तो ये वाला R उठ के यहां आ जाएगा R/2, ये वाला R उठ के यहां पर आ जाएगा R/2। चलिए बच्चों,
दिस पॉइंट इज योर ए, दिस पॉइंट इज योर बी। अभी भी एक सिमेट्री और है, उस सिमेट्री का यूज करते हैं, और वो सिमेट्री ये है कि अगर आपके पास करंट आई आया, यहां से भी आई निकलेगा, और वो सिमेट्री ये है, इस एक्सिस के अबाउट जैसा लेफ्ट बड़ा वैसा राइट। ठीक है, तो यहां से अगर करंट गया है 2i1, सर ये 2i1 कैसे लिख दिया बेटा, i1 ही हो गया, i1 ही हो गया, इसको यूं फ्लिप कर दूंगा 2i1। तो यहां से अगर 2i1 जाएगा तो यहां से तेरा 2i1 ही तो आएगा। यहां से अगर i माइनस 2i1 आएगा तो जिस तरह से यहां पर करंट बटा है उसी तरह से यहां पर करंट वापस से जुड़ेगा, तो यहां से 2i1 तो यहां से आएगा i माइनस 2i1। सर इससे आप बोलना क्या चाहते हो बड़ा, इससे मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर यहां पर करंट i माइनस 2i1 है और अगर यहां पर करंट अगर i माइनस 2i1 है, इसका मतलब इन दोनों तारों ने इस तार को किसी प्रकार का करंट दिया ही नहीं है, और अगर करंट दिया ही नहीं है तो आपने तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फैंसी करने के लिए जोड़ रखा, उसको हटा दो वहां से, आपस में जोड़ दो इनको। इस पूरे के पूरे तार ने इस तार को करंट जब दिया ही नहीं है तो छोड़ो, हटाओ, हटा दो उसको। और हटाते देखो सीरीज पैरेलल बन गया, ये दोनों आपस में सीरीज, इसके साथ पैरेलल, फिर ये तीनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर आपस में पैरेलल बन जाएगा। क्यों नहीं बन जाएगा, अब हो जाएगा सारा का सारा काम। ये R और R, R और R कितना हो गया 2R। देखना बेटा ये R/2 सीरीज, क्योंकि जितना करंट इसमें वो करंट यूं तो जा नहीं रहा, यूं जाकर यूं जाकर यूं जाकर R/2 कितना हो गया R। वो R और R/2 दोनों कैसे हैं पैरेलल, R और R/2 अगर पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट आएगा R इंटू R/2 अपॉन R प्लस R/2। कितना आ गया R/3, कितना आ गया बेटा R/3, R/2 और R/3, R/2 कितना हो गया R और R/3 कितना हो गया 4R/3। और ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल, ये रहा A, ये रहा B। अगर मुझसे पूछेगा कि सर AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा तो कहूँगा दोनों पैरेलल तो है ही, तो लिख देना कि दैट इज 2R इंटू 4R/3 डिवाइड बाई 2R प्लस 4R/3, दैट इज 2R इंटू 4R/3 डिवाइड बाई 10R/3 बाई 3 कैंसिल, 1 से R कैंसिल, और मेरे पास ये आ गया 8R 4R/5। आंसर हैज कम आउट टू बी 4R/5। ये आंसर आ गया। ए और बी के अक्रॉस ये आपका रेजिस्टेंस, और सिमेट्री का यूज़ किया अपन लोगों ने, बढ़िया तरीके से सिमेट्री का यूज़ किया, और इस तरह से हमने बड़े आराम से आंसर निकाल दिया। कोई बच्चा कहते कि सर और कोई तरीका, हाँ भाई केसीएल केवीएल से भी होंगे। अगर आपको ये बड़ा सिमेट्री वगैरह पसंद नहीं है, केसीएल केवीएल से भी करो, लेकिन आप जानते हो कि केसीएल केवीएल हल्का सा टफ पड़ता है और इस तरह से इमेजिन करना बड़ा आसान पड़ता है। फिर भी तुम लोग जिद कर रहे हो, इसलिए मैं इसको केसीएल केवीएल से भी करा रहा हूँ, मैं इसको केसीएल केवीएल से भी करा रहा हूँ, और आराम से इत्मीनान से सुनो, कुछ ना कुछ तो बेटा अपन सीखेंगे ही। बैटरी लगा दो बेटा 100 वोल्ट की। सर 100 वोल्ट की क्यों? 100 बड़ा अच्छा है, कैलकुलेशन बढ़िया है। 200 ले लो, 300 ले लो, आर इक्विवेलेंट तो वही आएगा। इस वोल्टेज की अगर तुम बेटा 5 गुना वोल्टेज लोगे तो करंट 5 गुना आ जाएगा, और रेजिस्टेंस वही आएगा। मान लो कि इस 100 वोल्ट की बैटरी से कुल मिलाकर इसने आई करंट खींच लिया पूरे अरेंजमेंट में। आर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग जानते हो कि आर इक्विवेलेंट इज ऑफ कोर्स 100/I। अब एम ये है कि हम आई निकाल लें। अगर एक बार आई पता लग गया ना, फिर तो लाइफ में मोजा ही मोजा है, फिर तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, फिर तुम्हारा काम बन जाएगा। सुनना बेटा, यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0, चलते जाओ। यहाँ का पोटेंशियल 100, तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल भी तो 100। आराम सुनना बेटा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल घटेगा,
यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल घटेगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 100 वोल्ट का पोटेंशियल घटेगा। अब मेरी बात सुनना, आराम सुनना, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट के लिए सर्किट जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां होगा, जितना पोटेंशियल यहां से यहां घटेगा उतना ही पोटेंशियल यहां से यहां घटेगा। इससे मैं कह सकता हूं कि टोटल 100 घटना है तो 50 यहां घटेगा, 50 यहां घटेगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बाय सिमेट्री आप कह सकते हो कि 50 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब आगे चलो, यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? I1R। I1R को चलो हम x मान लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि D वाले पॉइंट पर पोटेंशियल है x, F पर भी x ही मान सकते हो, जरूरत नहीं। यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? I1R। I1R को तो मैंने x लिख लिया था, तो यहां का पोटेंशियल लिख सकता हूं 100 माइनस I1R, माइनस I1R को मैं लिख सकता हूं माइनस x। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल घटा x, यहां से तक पोटेंशियल बढ़ा x, तो यहां से यहां x बढ़ा तो यहां का x हो गया, यहां का 100 था, यहां से x घटा तो यहां का 100 माइनस x हो गया। सर चाहते क्या हो इतना सब कुछ लिख के? बेटा यहां का पोटेंशियल भी 100 माइनस x, यहां का पोटेंशियल भी x। सर ये x x लिख के चाहते क्या हो? देखो बेटा प्लान तो ये है कि R इक्विवेलेंट निकालना है, और R इक्विवेलेंट निकालने के लिए I निकालना है, और I निकालने के लिए पूरा करंट निकालने के लिए ये वाला करंट निकालना है, ये वाला करंट निकालना है, ये वाला करंट निकालना है, या फिर ये वाला करंट निकालना है, ये वाला करंट निकालना है, ये वाला करंट निकालना है। एक ही बात है, जितना बटेगा उतना ही तो आएगा। और ये करंट निकालने के लिए यहाँ के पोटेंशियल तो पता ही होना चाहिए, और वहाँ के पोटेंशियल पता करने के लिए x पता होना चाहिए। काश मुझे x पता लग जाए तो मजा ही आ जाएगा, लाइफ एकदम चिली हो जाएगी। तो कोई सा भी एक पॉइंट पकड़ो और x निकालने के लिए उस पॉइंट पर KCL लगा दो। लगाओ, x माइनस 0 अपॉन R प्लस x माइनस 100 माइनस x, सीधा लिख दो 2x माइनस 100 अपॉन R, x माइनस 50 अपॉन R। इन सब का सम शुड बी इक्वल टू 0। और हमारे पास आ गया x 2x 3x 5 4x should be equal to 150, x comes out to be 75/2। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 75/2 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया 125/2 वोल्ट। सर मुझे तो करंट चाहिए, बेटा करंट चाहिए तो दिस माइनस दिस अपॉन आर, दिस माइनस दिस अपॉन आर, दिस माइनस दिस अपॉन आर, ये आई आ जाएगा, या फिर दिस माइनस दिस अपॉन आर, दिस माइनस दिस अपॉन आर, और दिस माइनस, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो अगर आपको करंट निकालना है तो दिस माइनस दिस, दैट इज 75/2 माइनस 0 अपॉन आर प्लस, फिर से बेटा वही 75/2 माइनस 0 अपॉन आर प्लस ये वाला 50 माइनस 0 अपॉन आर। 75/2 बेटा कितना आ गया? 75/r प्लस 50/r, दैट इज 125/r। ये आई आ गया। सर करंट कितना बैटरी ने खींचा पता लग गया। सर आर इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा? आर इक्विवेलेंट होगा कितना वोल्टेज है अपॉन 125/r। आई थिंक बेटा इट इज 4r/5। ठीक है, अपना आंसर आ गया, बढ़िया आंसर। हालांकि हमने इसमें सिमेट्री का यूज तो किया ही है बेटा, सिमेट्री का यूज तो किया ही, ये हमारा आंसर आ गया। सिमेट्री कौन से यूज किए कि है ना, जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से आता है उतना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से आता है, जितना पोटेंशियल यहाँ का उतना पोटेंशियल यहाँ का, वगैरह वगैरह ऐसी बातें यूज की है अपन ने। लेकिन ठीक है ना, सिमेट्री का यूज करने के बाद आप इस तरह से KCL केवल लगाकर बड़े आराम से सारा काम निपटा सकते हैं। ठीक है बेटा, मान के चलो कि सिमेट्री के अपन लोगों ने ना आधे सवाल ही किए, ठीक है।
कल और करेंगे। लेकिन फिर भी आप है ना एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का जो सेक्शन सी तक तो बड़ा पहले से दे रखा है, सेक्शन डी निपटा सकते हो। कुल मिलाकर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन ABCD कर लें, ABC